एक राजा की जान तोते में थी और राजा को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं कोई तोते को कुचल ना दे, कहीं कोई तोते की गर्दन ना मरोड़ दे और कहीं कोई तोते को हाईजेक ना कर ले। नरेंद्र मोदी इस वक्त में जो सरकार में बने हुए हैं वह बैसाखियों के सहारे बने हुए हैं। नीतीश और नायडू की बैसाखी खबर बड़ी है और खबर विस्तार से समझने वाली है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 8 मुख्यमंत्रियों का एक मोर्चा बन रहा है। नाम दिया जा रहा है जेएसी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी। 8 मुख्यमंत्री हैं जिनका यह मोर्चा बन रहा है और इसमें मोर्चा संभाल रहे हैं एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। बकायदा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इन 7 राज्यों, जिसमें 8वें वो खुद हैं, 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा है और इसमें नरेंद्र मोदी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके सहारे नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि केवल और केवल उत्तर भारतीयों का वोट पाकर के वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, दक्षिण भारत का अगर आप गणित उठाकर देखेंगे तो सीधे तौर पर दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी को उत्तर भारत से जो सीटें मिलती हैं उसके मुकाबले 1/4 सीटें भी वह दक्षिण भारत से नहीं मिलती है। चाहे तमिलनाडु हो या कर्नाटक, एक राज्य था वो कर्नाटक राज्य, जिसमें कांग्रेस की सरकार आ गई। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ गई। केरल में भाजपा का खाता इस बार मुश्किल से खुला है, लेकिन जिन्होंने वह खाता खोला है उनकी अपनी खुद की पहुंच है, खुद की पहचान है। तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वह भाजपा के प्रति एकदम नीरस है, मतलब दक्षिण भारत में भाजपा को शून्य मिला है। ऐसे में अगर परिसीमन होता है तो परिसीमन के बाद में जो आज 543 सीटें हैं वह 543 सीटों से 848 सीटों को किए जाने की संभावना है। और इसीलिए एमके स्टालिन ने अब मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसको लेकर लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है हमने अच्छा काम किया है, हमें इनाम चाहिए था, लेकिन हमें इनाम देने की बात तो छोड़िए, उल्टा राजनीतिक तौर पर हमें कमजोर और छोटा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी जो चीज है उसमें यह है कि इन 7 राज्यों में एक मुख्यमंत्री ऐसा है चंद्रबाबू नायडू, जिसकी भी घेराबंदी की जा रही है और चंद्रबाबू नायडू से पूछा जा रहा है कि क्या आप सरकार के साथ रहोगे या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, जनसंख्या पर कंट्रोल करने का काम किया है, उनके साथ रहोगे। अब जरा समझिए आप आसान भाषा में मसला क्या है और किस तरीके से पूरा खेल है जो वो रचा जा रहा है। दरअसल देश में पहले भी परिसीमन होता रहा है और परिसीमन के बाद सीटों को बढ़ाया जाता रहा है। जब 1951 की देश के अंदर जनगणना हुई थी उसके बाद में परिसीमन हुआ, फिर उसके बाद में 1973 के अंदर भी परिसीमन हुआ, फिर सीटें बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद में इंदिरा गांधी ने परिसीमन को रोक दिया था। इंदिरा गांधी ने कहा था हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे और उसके बाद में हम परिसीमन को बढ़ाने का काम करेंगे, और इंदिरा गांधी ने इसको रोक दिया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी इसको 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया कि हम परिसीमन नहीं करेंगे, ये डेलिमिटेशन हम नहीं करेंगे, यानी कि सीटों का बंटवारा हम नहीं करेंगे और आपको बेहद आंकड़ों के साथ जो डीप आंकड़े हैं उनके साथ मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से उत्तर भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। आज जो है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन यही 80 सीटें बढ़कर 128 सीट हो जाएगी अगर नरेंद्र मोदी वह अपने हिसाब से परिसीमन करते हैं तो 128 सीटें हो जाएंगी। और जिस बिहार में आज 40 सीटें लोकसभा की हैं उसी बिहार में करीब 70 सीटें हो जाएंगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं, 2 बड़े उदाहरण आपको दे रही हूँ। बाकी राज्यों में भी जनसंख्या के हिसाब से वहां पर सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत में सीटें घट जाएंगी, यही पूरा खेल है। तो देखिए, यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा, साथ ही तमिलनाडु खुद ही है जो कुल मिला के 8 राज्य हैं जिन्होंने एक पूरा मोर्चा बनाया है जिसको नाम दिया गया है जेएसी यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी। इसको लेकर के जो है वह अब कवायद तेज हो गई है। दूसरा इसमें बड़ा मुद्दा जो है वह यह भी है कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जबरन हिंदी को थोपा जा रहा है, यह भी मामला है जो वो निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें एमके स्टालिन मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें चंद्रबाबू नायडू भी फंसे हुए हैं। एमके स्टालिन ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा है, साथ ही ट्विटर पर टैग किया है और बकायदा लिखा है कि आप जो है वो इसमें साथ भी आइए और इसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हम एक साथ आकर के इस पर काम करना चाहते हैं। और इसके लिए 22 मार्च को चेन्नई के अंदर जेएसी की पहली बैठक होगी।
22 मार्च को मतलब ये होली वगैरह का सारा त्योहार खत्म होगा और उसके बाद में एक्शन शुरू होगा और 22 मार्च को पहली जेएसी की बैठक होगी। अब देखिए यह क्यों जो है वो सारा बवाल मचा हुआ है। दरअसल बवाल जो है वो इसलिए मचा हुआ है क्योंकि 1952 में पहली बार जब परिसीमन हुआ था उस वक्त लोकसभा की सीटें थी 494 सीटें। 1951 में जनगणना हुई, वह गिनती की गई थी, जनगणना हुई थी पहली बार और उसके बाद में जो है 494 सीटें वह परिसीमन के अंदर हो गई थी। उसके बाद में दूसरा परिसीमन होता है 1963 में। 1961 में जनगणना हुई और 1963 के अंदर जो है वो दूसरा परिसीमन हुआ और सीटें करके हो गई 494 से 522 सीटें। इसके बाद में तीसरा परिसीमन होता है 1973 के अंदर। 1973 में तीसरा परिसीमन हुआ और इसमें सीटें बढ़कर हो गई 543, जो आज 543 है। यह 1973 में हुई थी, यानी आज से 52 साल पहले। उस वक्त में जनसंख्या जो है वो 54 करोड़ थी, 54.8 करोड़ यानी करीब 55 करोड़ आप मान लीजिए। और आज 2026 में अगर जनगणना होती है तो बताया जा रहा है कि कुल मिला के तकरीबन 142 करोड़ जनसंख्या है वो होने जा रही है, यानी तकरीबन 3 गुना। अब अगर उसी के हिसाब से देखें तो फिर जो है वो 848 सीटें इस देश के अंदर हो सकती हैं और 848 सीटें अगर होती हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री बहुमत का आंकड़ा वो ये सोच रहे हैं कि हम उत्तर भारत से ही, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से और उसके साथ में यूपी, बिहार, झारखंड, इन्हीं राज्यों में से हम निकाल कर ले जाएंगे, क्योंकि इन राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ। जब इंदिरा गांधी ने 1973 में इस पर परिसीमन पर रोक लगा दिया था तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम परिसीमन को रोक रहे हैं जब तक कि जनसंख्या पर कंट्रोल ना पाया जाए। मतलब एक अच्छी नीयत के साथ में उन्होंने कहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इंदिरा गांधी ने उस वक्त में कहा तो उसके बाद में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या पर कंट्रोल करना शुरू किया और अब जो है वो खास तौर पर केरल में जबरदस्त तरीके से जनसंख्या को लेकर कंट्रोल हुआ है। तमिलनाडु में भी अच्छा खासा कंट्रोल हुआ है। कर्नाटका की बात करिए, तेलंगाना की बात करिए, आंध्र प्रदेश की बात करिए, इन राज्यों में जनसंख्या को लेकर के कंट्रोल किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, फिर राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों में जनसंख्या बड़ी है। मतलब एक तरीके से अब एमके स्टालिन इस बात को कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, हमने लोगों को जागरूक किया, लोगों को सुख सुविधाएं दी, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को एजुकेशन दी, उनको जागरूकता उनके अंदर लेकर के आए कि आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, हमें इनाम मिलना चाहिए। लेकिन इनाम के बजाय जो है वो उल्टा सरकार हमारा राजनीतिक कद कम करने की कोशिश कर रही है। अब जरा देखिए किस तरीके से जो है वो पूरा खेल होगा। 2001 में अटल बिहारी के समय पर भी परिसीमन की बात उठी थी और उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्ण बहुमत की सरकार उनके पास में नहीं थी, गठबंधन की सरकार वह चला रहे थे और इसीलिए 2026 तक इसको टाल दिया गया था। अब एमके स्टालिन कह रहे हैं कि 30 साल तक के लिए इसको टाल दिया जाए, 2056 तक इसको कंट्रोल किया जाए कि आप जो हैं वो 2056 तक जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए और उसके बाद में परिसीमन होगा। अभी फ्रीज कर दीजिए इसको। आप पहले यूपी के लोग, बिहार के लोग, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, यह लोग जो हैं वो जनसंख्या को कंट्रोल करें और उसके बाद में परिसीमन आप करना, ये बात इनकी तरफ से की गई है। अब देखिए किस तरीके से उत्तर भारत को जो है फायदा होगा और दक्षिण भारत को नुकसान होगा, इस बात को जरा समझिए। यूपी में आज 80 की 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में और 80 सीटों के साथ में यहाँ पर 48 सीट और बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के 128 सीट वो उत्तर प्रदेश में अकेले हो जाएगी, 128 सीट दूसरी तरफ बिहार के अंदर 40 सीटें हैं और 40 सीटों से सीधा यहाँ पर 70 सीट हो जाएगी। जबकि दक्षिण भारत को अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में 40 सीट उल्टा और कम हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर तो 30-30, 40-40 और 50-50 सीटें एक राज्य के अंदर बढ़ रही है एक साथ, जबकि दक्षिण भारत में कम हो रही है। अब देखिए दक्षिण भारत में क्या स्थिति है। कर्नाटक के अंदर 28 में से 36 सीटें हो जाएंगी। अभी मतलब आप कहेंगे कि भाई बढ़ तो रही है, 28 सीटें आज हैं, 36 सीटें हो जाएंगी तो बढ़ी 8 सीट। लेकिन जिस रेशियो से उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ी हैं, बिहार में सीटें बढ़ी हैं,
वह यहाँ नहीं बढ़ रही है। यहाँ कर्नाटक में 28 से 26 सीट हो रही है। यह अगर बिहार के हिसाब से देखें तो 28 की कम से कम जो है वो 48 सीटें हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए वहां पर 40 की 70 हो गई और यहाँ पर 28 की 36 हो रही है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं आज की तारीख में और यह 20 सीटें हो जाएंगी। मात्र 3 सीट की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि वहां पर दोगुना बढ़ोतरी हो रही है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं आज की तारीख में और यह 28 सीटें हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी मात्र 3 सीटें बढ़ी हैं। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं और 41 सीट होंगी, मात्र 2 सीटें बढ़ेंगी। केरला के अंदर 20 सीटें हैं और 1 सीट उल्टी घट जाएगी, 19 सीट हो जाएगी। जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या पर काम किया उनको नुकसान हो रहा है और जो जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते रहे, हालांकि आरएसएस के लोग, बहुत सारे भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदू 5 बच्चे पैदा करें। कहते हैं कि इतनी जनसंख्या हो गई है, अब 2 बच्चों से ऊपर वाले को सरकारी नौकरी मत दो। या गिरिराज सिंह जैसे लोग कभी कभी कहते हैं कि जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको पाकिस्तान भेज दो। लेकिन ये अनाप शनाप बातें अलग जगह पर है। सच्चाई ये है कि 1973 के बाद में दक्षिण भारत ने जितना एजुकेशन पर काम किया उतना नॉर्थ इंडिया ने काम नहीं किया और उसी का एक बड़ा खामियाजा जो है वो आज उनको उठाना पड़ रहा है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक सीट, अगर ये 533 सीट जिस हालात में है, अगर इसको ही रीडिस्ट्रीब्यूटर दिया जाए परिसीमन में, मतलब एक तो ये होता है कि आप यह पॉपुलेशन के हिसाब से हैं जो ये बढ़ा दे सीटों को, अगर रीडिस्ट्रीब्यूटर पर 26 लाख लोग आते हैं वहां पर भी दक्षिण भारत के लोगों को फिर नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन फिर ज्यादा है, फिर जो है वो नुकसान होगा और तमिलनाडु की तभी जो है 39 में से फिर 30 सीट हो जाएंगी, मतलब 9 सीटें उनकी घट जाएंगी। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति है और इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वह कह रहे हैं कि भाई यह काम मत करिए, इससे हमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और इसके लिए बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू क्या वह अपनी सहमति देंगे। चंद्रबाबू नायडू क्या वह दक्षिण भारत के राज्यों का जो ग्रुप बन रहा है उस ग्रुप से अपनी एक दुश्मनी मोल लेंगे, क्योंकि इस वक्त में सब जानते हैं। देखिए, देश में जब जब कोई बात निकल कर सामने आती है तो यही कहा जाता है कि देश की दुर्गति के 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, नीतीश और नायडू। यही 2 जिम्मेदार आदमी हैं जिसकी वजह से देश में दुर्गति हो रही है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में जिस तरीके से अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर माहौल बना हुआ है कि जबरन जो है कि यह हिंदी थोपना चाहते हैं थर्ड लैंग्वेज के नाम पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप हिंदी और अंग्रेजी तो रखिए ही, तीसरी भाषा इसके अलावा रखिए, जो मतलब हिंदी एक तरीके से कंपल्सरी नीचे करता और नीचे कर और नीचे कर और कर दुर्गति के ऊपर से कर, बहुत जोड़े पड़े बिगड़ गल कुल कहाँ। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में जिस तरीके से अभी भी पॉलिसी नहीं, और ऊपर से कर और ऊपर कर निकल के आती है। तो यही कहा जाता है कि देश की दुर्गति के 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, नीतीश और नायडू। यही 2 जिम्मेदार आदमी हैं जिसकी वजह से देश में दुर्गति हो रही है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में जिस तरीके से अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर माहौल बना हुआ है कि जबरन जो ये है कि हिंदी थोपना चाहते हैं थर्ड लैंग्वेज के नाम पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप हिंदी और अंग्रेजी तो रखिए ही, तीसरी भाषा इसके अलावा रखिए। तो मतलब हिंदी एक तरीके से कंपल्सरी बनाए जाने की बात हो रही है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि आप ऑप्शनल रखिए। हिंदी का तो पहले ही एक विरोध है जो है वह केंद्र सरकार के साथ में दक्षिण के राज्यों का है, और ऐसे में दूसरा बड़ा विरोध जो कि राजनीतिक तौर पर है। जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू वह भी अगले 10 साल की राजनीति कर लेंगे, उसके बाद में उनको राजनीति को सौंप जानी है अपने परिवार के लोगों को। तो वह इस बात को भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज उनकी जो पहुंच है वह आज उनकी साख है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ समय पहले जेल में डाल दिया गया था। आज वो जब बैठे हुए हैं या बार्गेनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि आज वह नरेंद्र मोदी की कुर्सी का एक पाया बन गए हैं, नरेंद्र मोदी एक बैसाखी बन गए हैं। वरना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर आज
उस बैसाखी को खींच करके ले जाएं तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब देखना यही है कि कैसे जो है वह विपक्ष के उबलते हुए इस गुस्से को और खास तौर पर 8 राज्यों का जो एक समूह बन रहा है इसको कैसे बीजेपी की सरकार कंट्रोल करती है। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम दक्षिण भारत के राज्यों के साथ में इंसाफ करेंगे, लेकिन अमित शाह की बात का यकीन कौन करता है। वह तो खुद ही कह देते हैं कि जुमला था, अब यह हो जाने के बाद में जुमला हो जाएगा। तो मतलब सीए एनआरसी के नाम पर जो आपने देखा था शाहीन बाग वगैरह बनने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, एक अलग मसला था। लेकिन अब अगर यह परिसीमन होगा तो परिसीमन के नाम पर दक्षिण भारत के राज्य जो मोर्चा खोलेंगे इसको नरेंद्र मोदी कैसे कंट्रोल करेंगे, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह की तमाम खबरों के लिए एसपी लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।